गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी डिजीज के बारे में जिस डिजीज के कारण पूरी दुनिया लॉकडाउन की स्थिति में है और हमारा इंडिया भी लॉकडाउन में है। जी स्टूडेंट, मैं जिस डिजीज के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है कोविड-19 डिजीज। स्टूडेंट, कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी डिजीज है और ये हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करती है। तो कोविड का फुल फॉर्म हम देखेंगे। सीओ का मतलब होता है कोरोना, वीआई वायरस, और डी मीन डिजीज, और 19 का मतलब है स्टूडेंट कि ये डिजीज 2019 में आई थी। तो कोविड-19 एक डिजीज का नाम है और ये डिजीज किससे होती है स्टूडेंट? ये डिजीज होती है एक वायरस से, जिस वायरस का नाम है SARS-CoV-2 वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2। ये नाम WHO ने 11 Feb 2020 को दिया। सार्स कोरोना वायरस 2 को हम नोवल कोरोना वायरस भी बोलते हैं। तो नोवल का मतलब होता है न्यू। इसका नाम कोरोना वायरस इसलिए पड़ा, जैसे हम देखते हैं कोई किंग है, कोई राजा है, उसके सर पे जो ताज होता है, जो मुकुट होता है, उसमें फिंगर लाइक प्रोसेसेस निकली होती है। आप ये देख सकते हैं, फिंगर लाइक जो प्रोसेसेस होती हैं वो उसी शेप का ये वायरस होता है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। तो सबसे पहले इस वायरस को 1960 के अंदर नोटिस किया गया। स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे वायरसेस पाए जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरसेस जो है ये हमने पहले देखा कि बहुत सारे एनिमल्स में ये मौजूद होते थे। लेकिन प्रॉब्लम स्टूडेंट कहां से शुरू होती है कि ये वायरसेस एनिमल के अंदर अपने आप को म्यूटेट करते हैं और फिर ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। फिर ह्यूमन टू ह्यूमन एक चैन चलता है जिसके कारण पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाती है। तो स्टूडेंट 2002 और 3 के अंदर जो सबसे 2002-3 के अंदर जो कोरोना वायरस आया उसको हमने बोला सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये वायरस बैट से साइविड कैट, आप देखेंगे, एक बिल्ली के अंदर आया और वहां से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हुआ। फिर 2012 के अंदर एक और कोरोना वायरस आता है जिसको हमने कहा MERS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये वायरस का जो एपिसेंटर था, इसका एपिसेंटर था हांगकांग और फर्स्ट वाले का एपिसेंटर था साउथ चाइना। तो MERS जो था ये बैट से कैमल में ट्रांसफर हुआ और कैमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हुआ। तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया था जो MERS के कारण वो था हमारे पास अरबियन पेनिनसुला, यानी सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, इन एरियाज में ये वायरस सबसे ज्यादा इफेक्ट किया लोगों को। और अभी लेटेस्ट में जो हमारे पास वायरस 2019 में आया है वो हमारे पास है SARS-CoV-2 वायरस और नोवल कोरोना वायरस। ये 7th वायरस हमारे पास पहुंचा। इससे पहले 6 ऐसे कोरोना वायरसेस थे जिन्होंने ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट किया। तो कोरोना वायरस स्टूडेंट बिलीव किया जाता है कि कोरोना वायरस बैट से ह्यूमन के अंदर इंटर किया या स्नेक से ह्यूमन के अंदर इंटर किया। लेकिन हमने देखा कि जो स्नेक के अंदर कोरोना वायरस पाया जाता है वैसा ही वायरस ह्यूमन के अंदर भी पाया जाता है। स्टूडेंट, हमने देखा जैसे 31 दिसंबर 2019 में इस वायरस के बारे में हमें पता चल गया और ये वायरस चाइना का एक शहर था जिसका नाम था वुहान सिटी। इस शहर के अंदर एक मार्केट थी, उस मार्केट के अंदर लाइव एनिमल्स को खाया जाता है। हाँ स्टूडेंट, लाइव जिंदे एनिमल्स को खाया जाता है। और इस डिजीज से अभी तक 181 कंट्रीज जो अफेक्टेड हो चुकी हैं। टोटल 193 कंट्री में से 181 कंट्रीज इससे अफेक्टेड हो चुकी हैं। जो मेजर कंट्रीज इससे इफेक्ट हुई है, जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, उनमें इटली, स्पेन, ईरान, चाइना। जी स्टूडेंट, चाइना इस डिजीज का एपिसेंटर है। एपिसेंटर का मतलब होता है जो डिजीज सबसे पहले जिस कंट्री से निकले। यूएसए, फ्रांस, और मैंने आपको बता दिया कि 181 कंट्रीज के अंदर ये वायरस पहुंच चुका है। हमारे इंडिया के अंदर 18 अप्रैल 2020 के अंदर हमने देखा 13,835 केसेस हो चुके हैं और अभी तक जिन लोगों की जान गई है वो है 452 लोग। ट्रांसमिशन, ये डिजीज फैलती कैसे? सबसे पहली बात है एयर के जरिए ये डिजीज इजीली ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग, हॉस्पिटल के अंदर जो कोरोना अफेक्टेड लोग होते हैं उनके सांस से उस कमरे के अंदर जो है वो वायरसेस मौजूद होते हैं, तो वहां भी अगर उनके संपर्क में जाएगा तो ये डिजीज उनको हो जाएगी। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जब भी हम स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, हमारे माउथ से वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स बाहर आते हैं और उनमें वायरस मौजूद होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर इजीली इंटर कर सकते हैं। फिजिकल कंटेक्ट का मतलब हो गया कि अगर हमारे घर में कोई खाने वाला खाने की डिलीवरी लेके आया है, खाना लेके आया है, अगर वो आदमी अफेक्टेड है इस वायरस से, तो उसके हाथ से अगर पैकेट के ऊपर वायरस लग गया या हमारा हाथ डायरेक्ट उस ह्यूमन के साथ ऐसी जगह लगा जहां वायरस मौजूद है तो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा। एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड अफेक्टेड आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप से हो सकता है। कंटेक्ट विद कंटामिनेटेड सरफेस, जिस जगह पे कोई अफेक्टेड आदमी
कोरोना वायरस अफेक्टेड आदमी बैठा हुआ है, उसके हाथ जहां पे लगे, अगर वहां पे हम बैठे हैं, हमारा भी कोई सरफेस उस एरिया पे टच हो, तो हमारी बॉडी के अंदर ये इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड कोरोना वायरस के अंदर 2 to 14 डेज रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है स्टूडेंट की जब कोई वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर करता है या कोई भी बैक्टीरिया इंटर करता है, उसको हम बोलते हैं इनऑकुलेशन डोज। तो कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं कि हमें अभी ही मारना शुरू कर देगा। जैसे ही कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है, वो सबसे पहले अपने आप को वहां एडजस्ट करता है और मल्टीप्लाई करता है। स्टूडेंट, कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर नोथ या माउथ के जरिए सीधा जाके हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है और फिर लंग्स सेल्स के अंदर जाके ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरे लंग्स के सेल्स में फैल जाता है। तो ये वायरस 15 डेज लेता है अपनी मल्टीप्लाइकेशन करने में और सिम्टम को जाहिर करने में। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हो गया कि वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर किया और इंटर करने के बाद उसने 15 डेज के बाद सिम्टम शो किए, उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। स्टूडेंट, ये है हमारे पास कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। तो कोरोना वायरस का डिस्कशन अभी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत सारी वीडियोस न्यूज के अंदर भी आप पर डे इसको देख रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस इसीलिए पड़ा, आपने देखा कि ये भी एक सर्कुलर सनफ्लावर लाइक वायरस है और इसमें यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इसके टॉप पे स्पून लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये यहाँ पे प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, और ठीक जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे एनवेलप प्रोटीन। तो इस वायरस के अंदर जो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सबसे पहली बात है कि जो कोरोना वायरस है ये एक आरएनए वायरस होता है। आरएनए वायरस जो होता है उसको हम रेट्रो वायरस भी बोलते हैं। तो इसके अंदर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होने की वजह से इसको हम रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। और रेट्रोवायरस वो वायरसेस होते हैं जो आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये सीधा लंग्स में चला जाता है और लंग्स के सेल के अंदर जाके ये क्या करता है, आप देखेंगे ये पूरा एक लंग्स का एक सेल हमने बनाया है। तो कोरोना वायरस जैसे ही हमारे बॉडी के सेल यानी लंग्स के अंदर इंटर करता है तो ये अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजेगा। और कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो है आरएनए। जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कोरोना वायरस है उसके पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए। तो जैसे अपना आरएनए अंदर भेजेगा तो सबसे पहले ये वायरस अपने आरएनए से डीएनए बनाएगा। किसकी मदद से, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ये डीएनए बनाएगा। और ये वायरल डीएनए सबसे पहले ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है, बाद में उसी से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने के बाद वो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और हमारे डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद हमारे डीएनए की एक्टिविटीज को रोक देगा, उसको पूरे अपने कंट्रोल में ले लेगा और उसके बाद ये वायरल डीएनए क्या करेगा, वायरल आरएनए बनाएगा और वायरल प्रोटीन्स बनाएगा और वायरल आरएनए और प्रोटीन्स ये आपस में जुड़ के बहुत सारे कोरोना वायरसेस बनेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोरोना वायरस है ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। इससे पहले हमने देखा वो चाहे सार्स वायरस हो या मिर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो या कोरोना वायरस हो, ये हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर असर डालते हैं, हमारे लंग्स के ऊपर असर डालते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर आप देखेंगे कि लंग्स के अंदर ट्रैकिया जाता है और ट्रैकिया आगे डिवाइड होता है ब्रोंकिया के अंदर, जैसे प्राइमरी ब्रोंकिया, सेकेंडरी ब्रोंकिया, टर्शियरी ब्रोंकिया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलर डक्ट और लंग्स एल्वियोली। लास्ट में हमारे पास आती है लंग्स एल्वियोली। लंग्स एल्वियोली वो जगह होती है जहां से क्या होता है, इस लंग्स एल्वियोली के साथ, इस लंग्स एल्वियोली को मैंने यहां बाहर बनाया, तो लंग्स एल्वियोली के साथ में ही लंग्स कैपिलरीज होती हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो माउथ के रास्ते लंग्स एल्वियोली से लंग्स कैपिलरीज के अंदर जाती है। लेकिन कोरोना के केसेस में क्या होता है कि ये जो लंग्स एल्वियोली वाला सरफेस है यहां पर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो सूजन आने के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन बाहर से ब्लड में नहीं जा पाती और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर नहीं जा पाती, जिसके कारण क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और सांस आ नहीं पाता है, जिसके कारण डेथ्स होती हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सिम्टम की। अभी तक हमारे पास जो WHO के द्वारा जो डेटा सामने आया उसके तहत हम ये देखते हैं कि जिस भी पेशेंट के अंदर जो है कोरोना वायरस है उसमें जो सिम्टम नजर आते हैं वो फीवर है, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उस शख्स में सांस की प्रॉब्लम आ जाती है, सांस ही नहीं लेने होता उसको, रनिंग नोज, टेस्ट और स्मेल इफेक्ट। रिसेंट अभी जो रिसर्च है उसमें सामने आया कि उस शख्स को स्वाद का पता नहीं लगता और वो किसी चीज को सूंघ नहीं पाता है, निमोनिया हो जाता है, किडनी फेलियर और लास्ट में जो डेथ होती है उसको हम बोलेंगे ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो मैंने
पहले भी आपको बताया कि अगर निमोनिया का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि निमोनिया के केस में क्या होता है कि हमारी जो लंग्स की एल्वियोली, कुछ लंग्स की एल्वियोली इफेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ पे एआरडीएस के केस में होता है कि ये होता है कि हमारी जितनी भी लंग्स एल्वियोली है वो सारी की सारी में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता और उससे डेथ जो है वो ज्यादातर हो जाती है। तो प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है स्टूडेंट? अभी तक हमें पता है कि दुनिया में इसकी वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आई है, इसलिए जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हमें प्रिवेंशन कैसे करना है आप ये देखेंगे। यूज ऑफ मास्क हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने अपने फेस को टच नहीं करना है बार बार, और जो भी शख्स बीमार है हमने उसका पता करने बिल्कुल नहीं जाना है, और जब भी किसी को खांसी हो तो उस वक्त या स्नीजिंग हो वो उसको अपने एल्बो पे इस तरीके से करे, अपने हाथ को, हैंड को प्रॉपर्ली वॉश करना है, चाहे कोई सोप हो या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग या हम कह सकते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कम से कम 3 फीट का जो गैप बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि फॉलो लॉकडाउन, जो भी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो लॉकडाउन जो इंडिया में किया है, इस लॉकडाउन का हमें पालन करना है। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में कोई भी अगर वायरस हो, सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा, कोई भी वायरस हो, वो वायरस के 5 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर जो वायरस की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो उसकी इंक्यूबेशन स्टेज होती है। सेकंड स्टेज के अंदर हमें वायरस का पता चलता है और वायरस अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है। थर्ड स्टेज के अंदर वायरस स्प्रेड करता है। अभी इंडिया के अंदर थर्ड स्टेज है जिसमें वायरस तेजी से स्प्रेड कर रहा है, इसीलिए लॉकडाउन रखा गया और हमें लॉकडाउन का पालन इसीलिए करना है क्योंकि थर्ड स्टेज के अंदर ये वायरस बड़ी तेजी से स्प्रेड करता है, कहीं हमको ये ना लग जाए। तो हमें अगर घर में बैठेंगे तो ये वायरस हमें नहीं लगेगा, अगर हम ओपन प्लेसेस में जाएंगे तो खतरा बढ़ जाता है। लॉकडाउन के दौरान हमें क्या करना है, कोई भी पार्टीज नहीं करनी है, कोई मैरिज नहीं करनी है, अपना कोई भी पिकनिक मैनेज नहीं करना है और किसी भी गेम्स को खेलने के लिए नहीं जाना है। तो स्टूडेंट अब जिस भी शख्स को जो है उसको लगता है कि अगर उसको कोरोना वायरस हो गया तो उसके लिए टेस्ट कौन सा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट वाले बच्चों के लिए कि कोरोना के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। इसके लिए 2 तरीके के टेस्ट है, एक होता है पीसीआर टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट, इसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट के लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। उसके बाद एक आता है ब्लड टेस्ट, अक्सर जो आपने देखा अभी न्यूज में भी आता है कि एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो ये ब्लड टेस्ट हम अपने घर में भी बहुत इजी तरीके से जो ये ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। तो इन टेस्ट के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो जो अफेक्टेड आदमी है उसके नोज या थ्रोट से जो सैंपल लिया जाता है उसको बोलते हैं स्वैब। स्वैब का मतलब होता है कि जो हम सैंपल लेते हैं उस सैंपल के अंदर वायरस प्रेजेंट होता है और उस इन टेस्ट के जरिए जो है हम उस वायरस की डिटेक्शन का पता लगाते हैं। अभी तक इसके ऊपर कोई भी मेडिसिन नहीं है, तो वायरस के लिए वैसे भी कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, तो वायरस के लिए वैक्सीनेशन का होना बड़ा जरूरी होता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर इसकी वैक्सीन की तैयारी लगी हुई है जोरों शोर से। हर एक कंट्री जो है वो चाह रही है कि उस वैक्सीन को जल्द से जल्द बनाए, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी हमने देखा इसका काम चल रहा है। और इंडिया के अंदर अभी रिसर्च में देखा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी की गई है। अभी अपोलो के डॉक्टर ने जो है कल ही कहा है कि इंडिया के अंदर जो है प्लाज्मा की थेरेपी हम दे रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी स्टूडेंट क्या होता है, जैसे एक कोई शख्स है उसको कोरोना वायरस हो गया है, अब उसकी बॉडी जो है रिकवर हो रही है, जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो उससे ये पता लगता है कि उसकी बॉडी में पहले कोरोना वायरस था और उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसके इम्यून सिस्टम ने क्या किया कि उस कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, जिससे वो कोरोना वायरस किल हो गया। हम क्या करते हैं, जो आदमी ठीक हो गया उसकी बॉडी से ब्लड निकालते हैं और उसकी बॉडी के ब्लड निकालने के बाद उसका प्लाज्मा अलग करते हैं और उसके प्लाज्मा को हम फिर किसी दूसरे अफेक्टेड आदमी की बॉडी में डालते हैं ताकि वो उससे ठीक हो जाए। तो स्टूडेंट जितना भी ये वीडियो आज हमने देखा है तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में बैठिए, अभी तक कोई इसकी वैक्सीन नहीं है और अगर हम अपने आप को बचाएंगे तभी ही हम इस डिजीज से बच सकते हैं। तो प्लीज आप अपने घरों में बैठिए और अपने आप को इस डिजीज से बचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस वीडियो।